नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। ये कहानी है एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी की जो भारत तो आई थी मसाला खरीदने, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे विशाल देश की शासक बन बैठी। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये महत्वाकांक्षा, चालाकी और ताकत की एक ऐसी दास्तान है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस असाधारण सफर को परत दर परत समझते हैं। लेकिन इतना सब कुछ, ये इतना बड़ा सफर आखिर शुरू किस चीज से हुआ? इसकी जड़ में थी एक बहुत ही आम सी चीज, एक ऐसी चीज जो शायद अभी इसी वक्त हमारे किचन में मौजूद होगी। कोई अंदाजा है क्या हो सकती है वो चीज? वो है काली मिर्च। यकीन नहीं होता है ना, लेकिन उस जमाने में इसे काला सोना कहते थे। और सच मानिए, इसकी कीमत सोने से कम नहीं थी। मसालों के इसी जबरदस्त आकर्षण ने इतिहास की सबसे बड़ी ताकतवर और खतरनाक कंपनियों में से एक को जन्म दिया। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। बात है 16वीं सदी के आखिर की। उस वक्त मसालों का पूरा बाजार डच व्यापारियों के कंट्रोल में था। मतलब उनकी पूरी मोनोपोली थी। हुआ ये कि अचानक उन्होंने मसालों पर टैक्स बढ़ा दिया। बस इंग्लैंड के व्यापारी भड़क गए। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हुआ, हम किसी बिचौलियों के निर्भर नहीं रहेंगे, पूरब तक अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इसी सोच के साथ 1599 में 24 बड़े अंग्रेज व्यापारी एक साथ आए और उन्होंने उठाया एक बहुत बड़ा कदम। 125 इन्वेस्टर्स से 72,000 पाउंड की रकम जुटाई। आज के हिसाब से ये रकम करोड़ों में होगी। और इसी पैसे से जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखिए, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, उन्हें चाहिए थी शाही मंजूरी। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उन्हें एक रॉयल चार्ट दे दिया, मतलब एक शाही फरमान। मतलब ये कोई मामूली सा ट्रेड लाइसेंस नहीं था। इस चार्टर में कुछ ऐसी ताकतें दी गई थी जो किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के लिए मतलब बिल्कुल ही अजीब थी। और यही से कहानी ने बिल्कुल एक अलग नया मोड़ ले लिया। जरा सोचिए, अपनी खुद की आर्मी और नेवी, अपने सिक्के छापना, किले बनाना और तो और अपने कानून बनाना, क्या ये किसी बिजनेस करने वाले कंपनी के काम लगते हैं? नहीं, ये तो एक सरकार की ताकतें थी। यही इसी चार्टर में एक व्यापार की आड़ में एक साम्राज्य के बीज बोए जा रहे थे। जब कंपनी भारत पहुंची तो यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। ये मुगल सल्तनत का दौर था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर ताकतों में से एक थी। दिल्ली के तख्त पर जहांगीर का राज था। और हाँ, पुर्तगाली पहले से ही यहाँ अपना सिक्का जमाए बैठे थे। ऐसे में एक नई नवेली कंपनी के लिए अपने लिए जगह बनाना एक लगभग नामुमकिन सा था। तो कंपनी की पहली कोशिश तो पूरी तरह फेल हो गई। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंच गए और व्यापार की इजाजत मांगी। लेकिन पुर्तगालियों का दबदबा इतना था कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कंपनी ने इससे सबक सीखा। 1615 में उन्होंने सर टॉमस रॉ को भेजा। वो कोई सैनिक नहीं बल्कि वो एक बहुत ही तेज तर्रा डिप्लोमेट थे। उन्होंने जहांगीर को कीमती तोहफे तो दिए, साथ ही उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि अंग्रेजों से व्यापार करना मुगलों के लिए कितना फायदेमंद है। और ये तरीका काम कर गया। कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने की इजाजत भी मिल गई। सूरत में पैर जमाने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे मद्रास को एक लोकल राजा से लीज पर लिया गया। तो मुंबई तो उन्हें एक शाही शादी पर दहेज पर मिला था, जिसे उन्होंने बाद में इंग्लैंड के राजा से किराए पर ले लिया। मतलब धीरे धीरे लेकिन बड़े पक्के तरीके से कंपनी भारत के किनारों पर अपनी जड़ें फैला रही थी। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब कंपनी की नजर पड़ी भारत की सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबे पर, और वो था बंगाल। उस जमाने के बंगाल का मतलब था आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। पूरा इलाका ये कपड़ा, सोरा, अफीम, हर चीज के व्यापार का गढ़ था। कंपनी के लिए बंगाल को जीतना किसी और आउटपोस्ट को बनाने जैसा नहीं था। ये तो सीधे सीधे सोने की खदान पर कब्जा करने जैसा था। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। बात है 1717 की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी से जूझ रहे थे। जब सारे शाही हकीम और वैद्य हार मान गए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किसी चमत्कार की तरह उन्हें ठीक कर दिया। बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने कंपनी से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? ये एक ऐसा ऑफर था जो आगे चलकर मुगल सल्तनत को बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। तो कंपनी ने क्या मांगा होगा? सोना, चांदी, जमीन नहीं,
उन्होंने कुछ ज्यादा ही चालाकी भरा मांगा। उन्होंने मांगा बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का हक, और बादशाह ने सिर्फ 3,000 मामूली रकम के बदले ये हक दे भी दिया। सोचिए, इसका मतलब था कि कंपनी अब बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी, जबकि उनके सामने खड़े हर भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था। इसी अधिकार को दस्तक कहा गया, और ये आगे चलकर मुगल सल्तनत के ताबूत में एक कील साबित हुई। असली प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुई। कंपनी के जो ऑफिसर थे वो इस दस्तक का गलत इस्तेमाल करने लगे, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी। इतना ही नहीं, वो पैसे लेकर यह दस्तक भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे ताकि वो भी टैक्स बचा सके। इसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि बंगाल के नवाब का खजाना खाली होने लगा, और जो ईमानदार लोकल व्यापारी थे उनका काम धंधा ठप हो गया। ये तो साफ साफ बेईमानी थी, और इसी ने एक बड़े टकराव की जमीन तैयार की, और ये टकराव होना ही था। बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला एक नौजवान और तेज मिजाज के शासक थे। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और दस्तक का ये खुला मजाक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने हुकूमत को इस तरह चैलेंज होते हुए देखने वालों में से नहीं थे। और यही एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, कंपनी का बहुत ही ऑबिशियस और कह सकते हैं कि बेरहम ऑफिसर। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर हमला किया तो क्लाइव को मद्रास से भेजा गया बदला लेने के लिए। लेकिन क्लाइव को यह पता था कि वो आमने सामने की लड़ाई में सिराज को नहीं हरा सकता था, तो उसने चुना साजिश का रास्ता। उसने सिराज के सबसे बड़े सेनापति मीर जाफर और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ से हाथ मिला लिया, और उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर सके। सिराज को धोखा दो और हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और यही से पता चलता है कि प्लासी की लड़ाई थी ही नहीं, वो तो एक धोखा था, एक फिक्स मैच की तरह। मीर जाफर की हजारों की सेना बस मैदान में खड़ी रही, वो लड़ी ही नहीं। सिराजुद्दौला को आसानी से हरा दिया गया और बाद में मार दिया गया। लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद बक्सर की लड़ाई हुई, और ये लड़ाई बिल्कुल अलग थी। ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक असली जंग थी जिसे कंपनी की बेहतर और डिसिप्लिन सेना ने अपनी ताकत से जीता था। और इस एक जीत ने कंपनी को बंगाल का असली बेताज बादशाह बना दिया। बक्सर के जीत के बाद 1765 में हारे हुए मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूली करना। मतलब कंपनी अब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी, वो ऑफिशियली एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक शासक बन गई थी। यही वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी का चोला उतारकर राजा का ताज पहन लिया। लेकिन जब ताकत बेहिसाब हो तो भ्रष्टाचार भी बेहिसाब होता है। कंपनी के ऑफिसर नवाब बन बैठे, और उन्होंने भारत से इतनी दौलत लूटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खुद ही रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। शब्द लूट इसी दौर में अंग्रेजी भाषा का शब्द बना, जो उस वक्त के शोषण को दिखाता है। और यही लालच, यही भ्रष्टाचार आखिरकार कंपनी के डूबने का कारण बना। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कंपनी की इस अंधाधुंध कमाई और भ्रष्टाचार से घबरा गई। उन्होंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन जमीन पर लूट और गलत शासन चलता रहा, जिससे आम आदमियों में गुस्सा बढ़ता गया। और ये गुस्सा आखिरकार 1857 के विद्रोह के रूप में फूटा, जिसने कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह साफ कर दिया कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को नहीं चला सकती। बस इसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को खत्म कर दिया और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज शुरू हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ 72,000 पाउंड लेकर मसालों का व्यापार करने आई थी और पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर बैठी, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या एक बहुत ही सोची समझी बेरहम साजिश? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जब हम देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की राजनीतिक और हमारी जिंदगी पर असर डालती है। सोचने वाली बात है ना? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।